तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित, एक बार फिर से फ्रॉम द एस्पिरेशन। और एक बार और हम लोग एक ऐसे ये मुद्दे को लेकर के आपके सामने आए हैं जिसमें कि ये बात स्पष्ट है कि चाइना अपने हरकतों से ये बाज नहीं आ रहा है और किसी भी ऐसे मौके को वो छोड़ना नहीं चाहता है जिससे कि भारतवर्ष के ऊपर अनड्यू ये प्रेशर को बनाया जा सके और भारतवर्ष के जो हित हैं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ये की जा सके। और ऐसे लगता है कि ये चाइना इस पूरे ये क्षेत्र में अपनी जो ये डोमिनेंस है वो किसी भी कीमत पे वो बनाना चाह रहा है और ये भारतवर्ष के साथ वो अपने ये कटु रिश्ते को और ज्यादा आगे वो बढ़ाना चाह रहा है। हाल में ही एक वह घटना हुई है जो कि इस बारे में यानी कि बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताती है कि चाइना के मन में ये भारतवर्ष के लिए कितनी ये खटास है। हम लोग जानते हैं कि यानी कि ये दलाई लामा जो है वो आपको ये तिब्बतन जो बुद्धिस्टिक जो लोग हैं उनके वो स्पिरिचुअल वो लीडर हैं और अभी वो निर्वासित जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं वो भारतवर्ष में। आपको जैसा कि मालूम होगा कि 1950 में जो ये तिब्बत का ये स्वायत्त जो रीजन था यानी कि ऑटोनोमस ये रीजन था उसके ऊपर आपको ये चाइना ने अटैक करके और उसको अपने ये कंट्रोल में ले लिया था। और तिब्बत का जो रीजन है वो बेसिकली ये बुद्धिस्टिक के फेथ को ये मानने वाले ये लोगों का वहां पे ये डोमिनेंस है। तो वहां के जो लोग थे उन लोगों ने ये बहुत सालों तक जो चाइनीज एग्रेशन जो थी उसके खिलाफ उन लोगों ने ये संघर्ष किया और यानी कि लगभग ये 5-6 सालों तक ये 7 सालों तक ये संघर्ष चला और 57-58 के टाइम में ये चाइना ने यानी कि 1957-58 के टाइम में ये चाइना ने अपनी ये मनसा ये जाहिर की कि जो वहां के जो स्पिरिचुअल ये लीडर थे जिनका कि ये टाइटल होता है ये दलाई लामा, उनको ये गिरफ्तार करने की ये मनसा उसने यानी कि ये प्रकट करनी ये शुरू की। और दलाई लामा जो है वो वहां ये तिब्बतन ये लोगों के वो राजनीतिक और स्पिरिचुअल यानी कि आपको ये पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और आध्यात्मिक ये गुरु भी हुआ करते थे और उनका वहां के लोगों में ये काफी इन्फ्लुएंस था और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, उनकी स्वीकार्यता थी। तो जब ये महसूस होने लगा कि यानी कि वो दलाई लामा को वो गिरफ्तार करना चाहता है वो चाइना, तो फिर ये दलाई लामा जो है वो किसी तरीके से वहां से निकल करके और ये भारतवर्ष में उन्होंने ये राजनीतिक ये शरण ली। और उस समय की ये भारतीय आपको सरकार ने ये दलाई लामा को ये पॉलिटिकल असाइलम यानी कि राजनीतिक ये शरण उनको ये दिया और तब से वो अपना एक एग्जाइल जीवन यानी कि एक वो निर्वासित जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। और ये धर्मशाला में ये सेंटर्ड उनकी जो ये मॉनेस्ट्री है ये भारतवर्ष में, तो वहां से वो अपने सारे यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या रिलीजियस एक्टिविटीज को वो संपादित करते हैं या वो एक वो सेंटर माना जाता है ये दलाई लामा का। और दलाई लामा जो है उसके बाद से वो निर्वासित ही वो रहे हैं। अब इस बात को लेकर के ये चाइना की जो ये खुन्नस है वो हमेशा से वो रही है वो ये भारतवर्ष में, और भारतवर्ष पे वो हमेशा से वो आरोप लगाते रहा है कि भारतवर्ष उसके ये डोमेस्टिक अफेयर्स में यानी उसके ये घरेलू मामलों में वो इंटरफेयर वो कर रहा है, वो ये दलाई लामा का सहारा लेकर के या उसको ये शरण दे करके उनको ये शरण दे करके। तो हाल फिलहाल के समय में ये दलाई लामा से संबंधित जो ये कंट्रोवर्सी है ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक यानी कि एक फ्लैश पॉइंट के रूप में वो उभर करके वो सामने आ रही है। और हुआ ये है
कि यानी कि दलाई लामा अपना ये 90वां यानी कि 90th अपना ये बर्थडे जो है वो मनाने के लिए वहां पे यानी कि ये धर्मशाला में एक आयोजन वहां पे ये किया गया था। और उससे ये पहले ये भारतवर्ष के जो यानी कि जो ये माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं यानी कि श्रीमान ये किरण ये रिजिजू साहब, तो उससे ये पहले जो कि उन्होंने ये खुद से बोला है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट भी हूं, यानी कि वो बुद्धिस्ट ये धर्म को ये मानने वाले वो अनुयायी भी हैं। तो वहां उनका जो ये 90वां जो ये जन्मोत्सव जो होने वाला था ये धर्मशाला में, वहां ये जाने के पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट ये दे दिया, क्योंकि वहां पे ये बात उठ रही थी कि शायद हो सकता है क्योंकि उनकी उम्र ये काफी हो चुकी है, ये दलाई लामा की ये 90 साल उनकी उम्र हो चुकी है, तो अपने ये सक्सेसर यानी अपनी उत्तराधिकारी या वो लोग ये री इनकारनेशन भी बोलते हैं कि उसकी वो ये घोषणा वो करने वाले वो थे, या उन्होंने अपनी ये मनसा ये प्रकट की थी कि जो उनका ये 90वां जो ये जन्मदिन होगा उस अवसर पे उनके द्वारा जो ये बनाया गया जो ये ट्रस्ट है, उस ये ट्रस्ट का नाम ये गैडन ये पॉडरंग ये ट्रस्ट है, जो कि उनके द्वारा ये सेटअप ये किया गया था। और उन्होंने ये मनसा ये जाहिर की थी कि ये जो ये ट्रस्ट है उसके जो ये जिम्मेवार जो लोग हैं और इसके साथ साथ इनके कम्युनिटी के जो दूसरे अन्य जो लीडर्स हैं उनकी ये सहमति से इस चीज की ये घोषणा ये की जाएगी कि ये दलाई लामा का, क्योंकि ये एक बड़ा स्पिरिचुअल एक वह पद है बुद्धिस्ट ये लोगों के लिए, और खास करके वैसे लोग जो कि ये आपको ये तिब्बतन ये बुद्धिस्ट है। तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि ये जो ये ट्रस्ट है और ये कम्युनिटी के जो जिम्मेवार लोग हैं वो लोग इस बारे में आपको डिसाइड करेंगे, यानी उनके पास ये सोल ऑथोरिटी होगी कि अगला ये आपको ये दलाई लामा ये कौन होगा। यानी कि अभी जो ये वर्तमान के जो ये दलाई लामा है उनका ये सक्सेसर या उसी को री इनकारनेशन ऑफ द ये दलाई लामा भी बोलते हैं, तो ये कौन होगा। तो इस मामले में वहां उस यानी कि फंक्शन में ये जाने के ये पहले ये किरण ये रिजिजू साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि वो स्टेटमेंट ये था कि अगला ये दलाई लामा ये कौन होगा, तो उसके बारे में यानी कि ये डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो एकमात्र वो दलाई लामा या उनके द्वारा जो ये गठित जो ये ट्रस्ट है या उनके द्वारा आपको अपॉइंटेड ये जो भी अथॉरिटी होगी उस अथॉरिटी के द्वारा ही ये निर्णय लिया जाएगा कि अगला ये दलाई लामा ये कौन होगा। यानी कि जो मेन ये पॉन्टिफ होंगे आपको, यानी कि आपको ये तिब्बतन स्पिरिचुअलिस्टिक ऑर्डर के बुद्धिस्टिक ऑर्डर के ये कौन होंगे। यानी कि एक प्रकार से इसको ऐसे देखा जाए तो ये दलाई लामा ने अपनी ये मनसा ये जाहिर की थी कि उनका जो ये जन्मोत्सव होगा ये 90वां, उस ये जन्मोत्सव के अवसर पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि अगला ये दलाई लामा ये कौन होगा। और इस बारे में ये रिजिजू साहब ने भी पब्लिकली इस बात को ये बोल दिया था कि अगला ये दलाई लामा ये कौन होगा, इसके बारे में डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो केवल और केवल यानी कि जो ये वर्तमान में ये दलाई लामा है उनके ही पास है। अब इसी बात पे यानी कि चाइना को ये मिर्ची लग गई और चाइना ने इस बारे में एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट ये जारी किया है, जिसमें कि भारत सरकार के एक मंत्री के द्वारा यानी कि किरण रिजिजू के साहब के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके बारे में उसने एक बहुत ही स्ट्रांग आपत्ति उसने ये दर्ज की है। और उसने ये बोला है कि किरण रिजिजू का ये बोलना कि यानी कि अगला ये दलाई लामा ये कौन होगा,
इसको ये चुनने का अधिकार या इसके बारे में डिसीजन लेने का अधिकार जो है ये केवल और केवल ये दलाई लामा को ही है। तो ये चाइना ने इस चीज को ये बोला है कि ऐसा जो स्टेटमेंट है ये भारत सरकार के एक मिनिस्टर की तरफ से वो हमारे यानी कि डोमेस्टिक मामलों में वो एक प्रकार का इंटरफेरेंस है, और इस इंटरफेरेंस को ये किसी भी स्थिति में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि भारत और चाइना के बीच जो संबंध हैं उन ये संबंधों को ये बिगाड़ने का पोटेंशियल ये रखता है। और इस मामले में ये चाइना ने बोला है कि हम लोग के यहां एक वह परंपरा है, यानी उसने ये बोला कि जो चाइनीज ये गवर्नमेंट है उसका ये स्टैंड है कि ये दलाई लामा के ये पद पे ये कोई भी अगर अपॉइंटमेंट अगर होता है, यानी कि ये दलाई लामा के द्वारा अगर अपना ये कोई भी ये सक्सेसर उत्तराधिकारी अगर ये चुना जाता है, तो यानी कि ऐसे अपॉइंटमेंट के ऊपर, ऐसी ये नियुक्ति के ऊपर ये चाइनीज ये गवर्नमेंट की भी ये सहमति होनी ये जरूरी है। और उसने ये बोला है कि ये जो है यानी कि ये परंपरा एक लंबे टाइम से हमारे देश में ये चलती आ रही है, और हमारे देश में जब ये आपको ये एक क्वीन ये डायनेस्टी का ये शासन था, तो उस टाइम से ही ये परंपरा ये चलती आ रही है कि दलाई लामा ये कौन होगा, यानी कि जो ये तिब्बती बुद्धिस्टिक जो लोग हैं उनका स्पिरिचुअल या लीडर ये कौन होगा। ये ठीक है वो लोग ये चुनेंगे, लेकिन उसका अप्रूवल होना चाहिए जो वहां की ये गवर्नमेंट है उसके द्वारा। और जब ये चाइना में ये क्विंग ये डायनेस्टी का शासन था उस टाइम से ये परंपरा ये चलती आ रही है। तो ये चाइनीज गवर्नमेंट ने इस चीज को बोला है कि कोई भी अपॉइंटमेंट, यानी कि दलाई लामा के रूप में अगर ये कोई भी अपॉइंटमेंट होता है, ये नया अपॉइंटमेंट होता है, उसको ये तब तक ये चाइना अप्रूवल नहीं देगा या उसको स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वैसे अपॉइंटमेंट को ये चाइनीज ये गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी ये ना मिल जाए। और इस संदर्भ में ये चाइनीज गवर्नमेंट ने इसी चीज को बोला है कि भारत सरकार के एक मंत्री के द्वारा ये कहा जाना कि अगला यानी कि दलाई लामा ये कौन होगा, इसके बारे में जो डिसीजन लेने का अधिकार है वो केवल और केवल ये दलाई लामा के ही पास है। तो चाइनीज जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके ये प्रवक्ता ने इस चीज को बोला है कि ऐसा ये बोलना हमारे ये डोमेस्टिक मामलों में वो इंटरफेरेंस है, उसमें एक प्रकार का हस्तक्षेप है और इसे ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आनन फानन में जब ऐसे स्ट्रांग स्टेटमेंट को जारी किया गया आपको ये चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक दो दिन पहले यानी कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए ये स्टैंड लिया है कि किरण रिजिजू का जो स्टेटमेंट है ये भारत सरकार का स्टैंड नहीं है। और किरण यानी रिजिजू ने भी इस चीज को बाद में चल करके उन्होंने ये क्लियर किया है कि मेरा ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एक अनुयायी के तौर पे है, एक फॉलोअर के तौर पे है, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग यानी बुद्धिस्ट हूं, मैं इस धर्म को मानता हूं। तो इस धर्म के एक फॉलोअर के रूप में मेरा स्टेटमेंट है, ना कि ये भारत सरकार के मंत्री के रूप में ये स्टेटमेंट ये दिया गया है। और भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये स्टैंड लिया गया है कि हमारा जो देश है, हमारे देश में हर एक व्यक्ति को अपने अपने ये धर्म को, अपने अपने विश्वास को मानने की ये पूरी ये स्वतंत्रता है। और यहाँ पे भारत सरकार का यानी कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ये किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ये लोगों की ये धार्मिक मान्यताओं में या उनके ये कॉन्साइंस से संबंधित ये जुड़े प्रश्नों में ये किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं किया जाता है। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
ये स्टैंड ये लिया है कि हम लोग ऐसे मामलों में इंटरफेयर हम लोग ये करते ही नहीं है। हमारे देश के अंदर हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये मैंडेट भी ऐसा नहीं है और ना ही हमारे देश के अंदर ऐसी ये परंपरा है कि हम लोग यानी कि जो भी यहाँ पे इंडियन सॉइल पे ये जो भी ये रहने वाले लोग हैं उनकी ये जो भी ये धार्मिक मान्यता है उस ये धार्मिक ये मान्यता के ऊपर हम लोग ये किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करें या किसी भी प्रकार का ये दबाव या जोर जबरदस्ती उनके साथ हम लोग ये करें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रकार से एक बहुत ही एक सेफ और ये मध्यम मार्गी उसने स्टैंड लिया है। मतलब एक तरफ से तो हमने ये भी एक क्लियर कर दिया कि एक रिलीजियस ऑर्डर के तौर पे उस संप्रदाय को ये मानने वाले जो भी लोग हैं जिनका कि स्पिरिचुअल हेड ये दलाई लामा है, तो उन लोगों के द्वारा अपने ये धार्मिक मामलों से संबंधित ये जो भी स्टैंड या जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें कोई ये सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश यानी कि गुंजाइश ये नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमारे देश के ये संविधान के द्वारा ही वो गारंटीड है। और दूसरी तरफ उसने यानी कि ये भी स्टैंड लिया कि माननीय ये किरण ये रिज्जू साहब का जो कहना है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। और ये किरण रिज्जू साहब ने ये जो भी बात बोली है वो अपने ये पर्सनल कैपेसिटी में मतलब एक व्यक्ति की हैसियत से ना कि एक सरकारी अथॉरिटी की हैसियत से उन्होंने ये बात ये बोली है। तो खैर ये कोशिश ये की जा रही है कि भारतवर्ष और ये चाइना के बीच जो ये समय समय पे जो ये रस्साकसी होती रहती है भिन्न भिन्न ये बातों को लेकर के, और ये उन सारे ये मामलों के ऊपर एक सेफ स्टैंड को लेकर के या नॉन कन्फ्रंटनिस्ट एटीट्यूड को लेकर के, क्योंकि ये डायरेक्ट ये कन्फ्रंटेशन से बचना ही इस समय की मांग है। तो वैसे एटीट्यूड या वैसी नीतियों को लेकर के इन सब सारे मामलों को ये सेटल डाउन करने की कोशिश आपको हुई है। लेकिन ये बात हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना जो है वो बहुत ही एग्रेसिव मैनर में हमारे देश के जो इंटरेस्ट है वो चाहे हमारे देश के आर्थिक हित हैं, चाहे वो सामरिक हित हैं, चाहे हमारे देश का आपको जियो पॉलिटिक्स में जो एक स्थान है उस स्थान को भी डिस्टेबलाइज करने की उसकी मंशा जो है वो हमेशा वो रहती है और हमारे वो हर एक हित को वो ये चोट पहुंचाने की कोशिश वो करता है। हालांकि वो सामने से आकर के वो वार करने से वो बचता है और हमेशा वो ऐसी ये प्रेशर वो टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है जिससे कि यानी कि भारतवर्ष को हमेशा एक प्रकार के ये प्रेशर सिचुएशन में ये रखा जा सके। तो आगे आने वाले दिनों में ये हमारे देश की जो भी ये फॉरेन पॉलिसी है उस ये फॉरेन पॉलिसी के लिए वो एक यानी लिटमस टेस्ट होने जा रहा है, एक वो टेस्टिंग वो पॉइंट होने जा रहा है कि हम लोग ये आपको ये चाइना के साथ ये किस प्रकार से ये डील करेंगे और किस प्रकार से हम लोग ये चाइना को हैंडल करें जिससे कि हम लोग अपने राष्ट्रीय हित को भी सुरक्षित रह सके, डायरेक्ट ये कन्फ्रंटेशन से भी बच सके और इसके साथ साथ इन दोनों ही देशों के बीच एक सौहार्दपूर्ण ये वातावरण ये बन सके जिसमें कि हम यानी कि इन दोनों ही ये देशों का ये कल्याण निहित हो। तो ये जो यानी कि ये चैलेंजेस है, ये सब जो ये चुनौतियां हैं हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी के जो भी हैंडलर्स हैं या जो भी ये रेस्पॉन्सिबल ये फिगर्स हैं, ये चुनौतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके सामने और उन लोगों को बहुत ही यानी कि कॉन्शियस मैनर में और बहुत ही कैलकुलेटिव मैनर में इसमें स्टेप्स को ये लेना ये पड़ेगा, क्योंकि ये चाइना जो है वो अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आने वाला है। लेकिन
इसके साथ साथ हम लोगों को उसकी ये चालों को समझते हुए और अपने हितों को आगे रखते हुए हम लोगों को अपनी ये सारी नीतियों को ये बनानी है और उसको एग्जीक्यूट करना है, जिससे कि हम लोग यानी ये चाइना के ये समकक्ष ये खड़ा होकर के और अपने ये राष्ट्रीय हितों को हम लोग ये सुरक्षित ये रख सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग अगले दिन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे, और फिर से वही एजुकेटिव और एनालिटिकल ये वीडियो होगी। और पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग यानी वैसे ही ये मुद्दों के ऊपर हम लोग ये वीडियो का निर्माण करें, जो कि हमारे ये नॉलेज बेस में या हमारे इंफॉर्मेशंस के ये बेस में इजाफा करता हो और ये क्वालिटेटिव मैनर में इजाफा करता हो। तो आपने इस वीडियो को ये ध्यान से ये सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत ये धन्यवाद। आशा है कि अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ ये फिर से आपके सामने हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।